हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए हम प्रैक्टिस पेपर की पूरी सीरीज लेकर आए हैं और इसी कड़ी में जोड़ते हुए ये फोर्थ प्रैक्टिस पेपर होगा। आज जनरल नॉलेज ये वाला पार्ट हम लेते हैं। 30 क्वेश्चंस इसमें आपको दिए जाएंगे या सॉल्व करवाए जाएंगे। बेहतर होगा कि आप डायरी और अपनी पेन लेकर बैठिएगा साथ में और हमारे साथ ही सॉल्व करिएगा कि पता चल सके कि आपके 30 में से कितने सही हैं। अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आपकी तरफ से। जो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड था, आपने अपने मार्क्स लिखकर भेजे कि 20, 25, 29, एक तो 30 भी पूरे नंबर भी आए। तो उससे आपका एक तरह से पता चलता रहेगा कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं और कितनी आपको रिक्वायरमेंट और भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 4 है। हाँ, थोड़े गैप के बाद आया, आगे कोशिश करेंगे जल्दी लाने की, हम थोड़ा बिजी थे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर 4। जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिल सके। यह है क्वेश्चन फर्स्ट। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये आईसीटी यूनिट को जाता है, यूपीएससी का जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके हिसाब से। तो गूगल तो सर्च इंजन है ही, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट और ऑर्कुट। तो आपको याद होगा ऑर्कुट एक सर्च इंजन नहीं है। तो जो करेक्ट जाएगा, जो टिक होगा वो कौन सा है? डी। आप हमसे पहले कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको सही पता चलता रहेगा कि आपके कितने सही हैं। दूसरा है, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल से संबद्ध हो सकती हैं? तो पहला ऑप्शन है संगीत फाइल, मतलब म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, या फिर कॉलम है फोर्थ उपरोक्त, मतलब इनमें से सभी हो सकती हैं, उपरोक्त सभी। तो हम जो जा रहे हैं सेकंड के डी पर है। हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे पेपर पूरा कवर अप करने में, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? नवाचार मतलब इनोवेशन, मतलब रिसर्च एक तरह से बोल सकते हैं आप। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। साउथ के ही स्टेट्स दिए गए हैं और है भी साउथ में, तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी, केरल। केरल में स्थापित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, 12वीं आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? ये करंट अफेयर्स में जाएगा यूनिट, पहली ही है प्रेस्क्राइब सिलेबस के हिसाब से। करंट अफेयर्स काफी क्वेश्चन है, 5 को क्रॉस कर जाते हैं जनरली ये क्वेश्चन, 6 to 7 आपके दिखाई देंगे। तो 12वीं आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप जो जीता था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 फिर से करंट अफेयर्स को जाता है, का विजेता कौन सा देश है? तो ये आपको सुनकर गौरवान्वित फील करेंगे, ये भारत ही है। भारत ने ही अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? मतलब जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं? जीव जात, पारिस्थितिकीय पदछाप, मैं इसका थोड़ा इंग्लिश बता दूं, इसे बोलते हैं इकोलॉजी फुटप्रिंट। ये बोला इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोला जाएगा, जीवोम और निकेत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, पारिस्थितिकी पदछाप, फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट से जा रहा है क्वेश्चन, अगला भी एनवायरमेंट से ही है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को यह मनाया जाता है? आप पर्यावरण से संबंधित सभी तिथि को याद करके जाइएगा। काफी क्वेश्चन केवल तिथि में ही पूछे जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह भी पढ़ के जाइएगा और थीम जो होती है पर्यावरण दिवस की उसको भी पढ़कर जाइएगा। चलिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर, 16 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो ये है हाइड्रोजन। नहीं, ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जो फॉसिल्स फ्यूल मतलब फ्यूल के जलने से उत्पन्न होती है भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है, हाइड्रोजन नहीं है उत्पन्न होती, हाइड्रोजन तो खूब स्वयं जलती है। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। हम जाएंगे डी, 8th का डी। आगे बढ़ते हैं। हम आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे, पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और टिक जरूर करिएगा हमसे पहले ताकि क्लियर हो सके। हम क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं। सुमेलित कीजिए। वन वाला हिस्सा हम आपको राष्ट्रीय उद्यान वाला हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो भी है आपके पास, और आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट रैंक बूस्टर के नाम से मिलेगी। हम इन पेपर्स को भी एक प्लेलिस्ट में असेंबल कर रहे हैं साथ के साथ। तो प्रैक्टिस पेपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप पहले, अगर आप नए हैं पहली बार इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके पहले 3 भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए, सुमेलित कीजिए। गिरवन, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, माधवगढ़ सेंचुरी, काजीरंगा सेंचुरी। अब उसे पढ़ने के बाद, इससे मैंने एक वीडियो बनाया था, वही मैं बता रहा था कि जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल पार्क, हमने सबको अरेंज कर दिया था स्टेट वाइज। तो अगर आपने पढ़ा है याद नहीं किया, तो भी आप असेंबल कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। गिर जो हमें लगता है, मैं यहीं पे टिक लगा दूंगा। गिर जो हमें लगता है अभी, वो हमें लगता है गुजरात। भरतपुर राजस्थान का ही पार्ट है, ये तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। माधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश का है और काजीरंगा असम का है। हमें ये ऐसा लगता है, चेक करेंगे, ए का 4th, बी का 1st, ये दो लेके देखते हैं कौन सा सही है। ए का 4th, एक ही में ए का 4th है, लीजिएगा। आपको एक ही पता है तो भी आप लगा सकते हैं। बी का 1st, तो जो हम जा रहे हैं वो बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट है 10th। नीलगिरी मेघ बकरियां पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, मन वन में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, शांत घाटी में। तो ये पाई जाती हैं नीलगिरी की मेघ बकरियां एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में ये पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? इसमें 4 ऑप्शन है। पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। अगर आपने गुफाओं के बारे में अध्ययन किया होगा तो आपको जानकारी होगी। अगला बढ़ते हैं, ये भी हिस्ट्री वाले पार्ट से है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, बिल्कुल 2 की गई थी। एक आपको याद होगा एनी बेसेंट वाली थी, और एक आपको याद होगा, अच्छा इसमें ऑप्शन भी यही है, तिलक एवं एनी बेसेंट। हाँ, यही आंसर है आपका। तो 12th का है ए। आगे बढ़ते हैं। हमने शायद इसका आंसर जल्दी बता दिया, थोड़ा वेट करना चाहिए था, आपको टिक करने का मौका देना चाहिए था। चलिए आगे से रखेंगे याद। 13th। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, पूना समझौता। 4 घटनाएं हैं और ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि 1857 से लेकर आप 1950 तक आप स्टडी कीजिएगा। इस सिलेबस का हिस्सा है हिस्ट्री का। हालांकि उससे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये तो मेन पार्ट है। आपको यहां से 2 कम से कम क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसे नीचे दिए गए कूट में से घटनाओं का सही काल अनुक्रम पता करें। मतलब आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे असेंबल करना होगा। मैं चेक करता हूं, पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूं जो पूरा आ जाए क्वेश्चन। 1 3 4 2। अच्छा, ये उसी के पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, काल के हिसाब से, हाँ समय के हिसाब से। तो सबसे पहले पूना समझौता इनके बाद हुआ था, तो 4th पॉइंट सबसे बाद में आएगा। तो ये 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, 4th नहीं है बाद में। अब ये 2 बचते हैं, इनमें चेक करते हैं। गांधी इरविन फैक्ट पहले था, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय, हाँ ठीक है।
1324, हाँ ये डी ऑप्शन पर हम जा रहे हैं। डी ऑप्शन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। तो 1324। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 पर आते हैं, लगभग आधे पार्ट के करीब हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना, मतलब कौन सा ये गलत है। पहला ऑप्शन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, वही है। लेकिन सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये नहीं है। जो सबसे बाद में होगा उसकी गति सबसे मंद होगी। तो जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मिड पर है हम, बिल्कुल एक्यूरेट। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? हम आपको बता दें कि भारत के 5 स्टेट की सीमा बांग्लादेश से लगती है। उनमें से पहला है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा, मैं कोई सीरीज नहीं बोला, मैं तो वैसे नंबर दे दिए हैं। नेक्स्ट है फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। अब हम इसे चेक करते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर ऐसा है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये रिट्स डालने की एक भाषा है, उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या बोला जाता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश वी कमांड, ये सही है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये आपको पता चल गया होगा, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं होता। तो करेक्ट जो है, जो कि सुमेलित नहीं है, आप किस पर जाओगे? आप सी पर जाओगे, सी को टिक कीजिएगा। 17 पर बढ़ते हैं। 17 है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? दोनों सदनों, ठीक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये जो आंसर है ये जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। तो संविधान में ये प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? एक उच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में अलग है, सर्वोच्च न्यायालय में अलग है। 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 65 वर्ष है, और जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसमें 62। आंसर ये नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय में आप 65 वर्ष पर जाइएगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि उच्च न्यायालय में है तो फिर 62 वर्ष होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, लखनऊ में ही है, सुमेलित है। ट्रॉनिका सिटी नोएडा, हाँ जी, इसे समझिएगा। एनसीआर के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी के गाजियाबाद और एक नोएडा। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो लोग पूर्वांचल अवध साइड में रहते हैं उन्हें नहीं पता होगा एक्यूरेट की कहाँ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जो एनसीआर की तरफ रहता है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में है, नोएडा में नहीं है। तो करेक्ट आंसर 19 का बी जाएगा। तो बी है, मैं टिक लगा देता हूं। जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हैं अब हम। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। शोध प्रबंध लिखने का, शोध पत्र लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, शोध के लघु शोध प्रबंध में जो है, हाँ ये यही सही है। शोध के लघु शोध प्रबंध में जो है शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है। ये तो पता होगा, रिसर्च से जुड़ा हुआ एक नॉर्मल क्वेश्चन है। जिन्होंने रिसर्च की होगी, चाहे वो किसी भी विषय के रहे हों, उन्हें ये जानकारी अच्छे से रही होगी। शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है?
पहला है अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, दूसरा अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, तीसरा प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, चौथा अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी अनिवार्य मतलब जरूरी है वो है अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, सबसे ज्यादा अनिवार्य जो भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? मतलब शिक्षक देने से पहले पूर्व में क्या करता है? मूल्यांकन करता है, पहचान करता है, क्रमबद्ध करता है, उपचार करता है। सही, पहले मूल्यांकन तो नहीं करेगा क्लास का, मूल्यांकन तो बाद की चीज है। पहचान क्लास का तो पता होता है, बच्चों की पहचान थोड़ी करना है। तो सबसे जो आता है वह है क्रमबद्ध करना, अपने जितने भी टीचिंग लर्निंग जो आपके सामान है पाठ्यक्रम से संबंधित उन्हें क्या करे, क्रमबद्ध करता। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 पर। सीपीयू माफ कीजिएगा, हाँ सीपीयू बोलेंगे, का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? मतलब मेजरमेंट किस में, भाई कौन सा सीपीयू चाहिए, क्या क्या होता है उसमें? तो उसे हम मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में। इसमें मेजर करते हैं जी मेगाहर्ट्ज, MHz बोलेंगे आप। आगे है GUI आईसीटी, हमने बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाई है, हमारी प्लेलिस्ट आईसीटी की पढ़िए, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है और ये सारे क्वेश्चंस उसमें बड़े आसानी से कवर होते हैं, बिल्कुल आसानी से। GUI का शब्द विस्तार क्या है? तो इसका शब्द विस्तार आप देखिएगा, चारों ऑप्शन आपके साथ सामने है। जेन्युइन यूटिलिटी इंडेक्स, जनरल यूटिलिटी इंटरकोर्स, सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और डी है गेन्ड अल्ट्रेशन इंडेक्स। तो जो सही है ऑप्शन वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका जिक्र हमने आईसीटी में कई बार किया था। आगे बढ़ते हैं 25 है, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? डिस्क में जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें तो किस रूप होती है? टेबल्स के फॉर्म में होती है, रो और कॉलम के फॉर्म में होती है, ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है, या फिर बात करें ट्रैक्स और सेक्टर्स के फॉर्म में होती है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रैक्स और सेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर करता है डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं 26। जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? ध्यान दीजिएगा, सूचकांक को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज ही आपको मिल जाएगी इस वीडियो के तुरंत बाद, तो उसे भी देख लीजिएगा। सारे सूचकांक हमने लिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं, बल्कि ये बोलो कि टीवी चैनल की डिबेट करंट अफेयर्स में जो आती है वो उन्हीं पर भी होती भी है। तो जिला सूचकांक जो जारी करने का पहला देश का जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसने बोला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है जम्मू कश्मीर। आजकल जो भी नई नई चीजें होती हैं, जब नया केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वहां पे ज्यादा है, तो वो जम्मू कश्मीर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 27 पर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम थी केवल पृथ्वी, नहीं केवल पृथ्वी के लिए, ओनली फॉर अर्थ, नहीं आई थिंक, माफ कीजिएगा मुझसे गलती हुई, केवल एक पृथ्वी ये था, ओनली वन अर्थ। हाँ देख लीजिएगा, मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूं तो मुझे भी करेक्ट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सब ज्ञान मेरे अंदर ही आ गया, मतलब आपको बेटर पता होगा। और ये मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? ये सौंपी गई है स्वीडन को। हाँ ये करेक्ट है, थीम में शायद मैं कुछ उसमें अटक गया हूं, केवल एक पृथ्वी ऐसी थीम रखी गई थी, और थीम का जानना बड़ा जरूरी भी है क्योंकि उस टाइम हमने पढ़ा तो शायद दिमाग से थोड़ा, केवल एक पृथ्वी ऐसी कुछ था, आप देख लीजिएगा एक बार, देखिएगा जरूर। चलिए 28 पर हम चलते हैं। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कितनी कैलोरी एक आदमी लेता है, सामान्य आदमी, ठीक, एक एडल्ट कितनी कैलोरी लेता है शहरी क्षेत्र में? ये जरूरी है। यहां पर आप सोचें कि सब जगह एक जैसा नहीं है, शहरी क्षेत्र में अलग है, और ये किसने, भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया, ये भी जानना जरूरी है।
तो ध्यान देना, मैं तो टोटल चीजें बताऊंगा आपको। जो शहरी क्षेत्र है उसमें 2100 कैलोरी प्रतिदिन है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 2400 कैलोरी प्रतिदिन है। तो आपको ये शहरी क्षेत्र पूछा है, अर्बन एरिया फिर या रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र पूछा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ शहरी क्षेत्र साफ तौर पे लिखा है तो हम ए को टिक करेंगे। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र होता तो हम बी 2400 कैलोरी प्रतिदिन उसे टिक करते। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे बदल के आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 पर। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। मूल्य शिक्षा, आप सोचिए कैसी होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा ही हो शिक्षण अधिगम पूरा, लेकिन आप सोच सकते हैं, उतना सब बुद्धिजीवी हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, आप समझ सकते हैं। अपने सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स हैं, बल्कि आप डॉक्टर्स भी होंगे भाई, डॉक्टरेट डिग्री भी ली होगी बहुत। पहला है शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा से आप मूल्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। मूल्यों पर व्याख्यान परिसंवादात्मक विवरण से, थोड़ी हिंदी है, थोड़ी कठिन हिंदी है, कुछ साइंस वालों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मूल्यों पर संगोष्ठियां परिसंवाद से, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र से। तो सोचिएगा, जो मैं जाता हूं, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे विचार हैं, उसके अनुसार मुझे जो लगता है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र से ही मूल्य शिक्षा प्रदान करने का यही सर्वोत्तम तरीका है। ठीक, अगर किसी को लगता है तो थोड़ी रिसर्च करके और हमें भी बताए, सर इसका ये है, ज्यादा बेटर है, मुझे ज्यादा बेटर लगा मेरी रिसर्च के अनुसार। आगे बढ़ते हैं 30, ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा आपका, और ये भी शिक्षण से ही जुड़ा है, शोध और शिक्षण से। गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, मुझे और नीचे ऑप्शंस पे जाना होगा। प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार मैं सी को टिक करूंगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस। होपफुली आपके तो 20 से तो ऊपर ही होंगे। देखो 20 से ऊपर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। पेपर को मैं इसे नहीं कहूंगा इजी था, ये भी नहीं कहूंगा डिफिकल्ट था, एक बिल्कुल स्टैंडर्ड ये पेपर है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। तो बिल्कुल खरा उतरता है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं 30। अगर आप इसे सही से किए हैं तो बहुत अच्छा है। 25 से अबव है तो ये मानिएगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, उससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा ही, और हम वीडियो लाने के लिए थोड़ी प्रेरित होंगे और जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। आप देखकर अपने कमेंट में बताइएगा सर इतने मार्क्स हैं, और ये नहीं कि मैं ही उसका आंसर दूं कि अच्छा है या नहीं, बाकी लोग और जो कमेंट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो भी देख पाएंगे, अच्छा इनके इतने हैं, मेरे इतने हैं, कम हैं, मुझे बढ़ाने चाहिए, तो उन्हें भी थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो एक कमेंट तो लास्ट में बनता ही है कि भैया ऐसे शेयर कर लीजिएगा, करिएगा वीडियो को, लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक जनरल सामान्य वाक्य है जो बोला ही जाता है, हर जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर सभी बोलते हैं, तो हम भी बोल रहे हैं। तो सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। धन्यवाद।